जब बिजली बनाने में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल होने लगेगा, उस वक्त भारत को विशेषज्ञों के लिए दुनिया की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, वो यहीं तैयार मिलेंगे। ये शब्द भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के थे, जिन्होंने भारतीय परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला रखी। उत्कृष्ट वैज्ञानिक, संस्थानों के निर्माता, सैद्धांतिक भौतिकी वैज्ञानिक, कुशल प्रशासक, नीति निर्माता, बहुआयामी व्यक्तित्व, ललित कला के पारखी। होमी जहांगीर भाभा एक महान दूरदर्शी। It shows the absolute necessity of finding some new source of energy if the light of our civilization is not to be extinguished because we have burnt out our fuel reserves. This would exhaust the known reserves of fossil fuels in under a century. It is in this context that we turn to atomic energy for a solution. I venture to predict that a method will be found for liberating fusion energy in a controlled manner within the next 2 decades. When that happens, the energy problems of the world will truly have been solved forever. आज अगर भारत बड़ी परमाणु ताकत है तो इसका पूरा श्रेय होमी भाभा को जाता है। भारतीय परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम और परमाणु हथियारों के विकास की नींव का श्रेय भाभा को ही जाता है। वो भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास को उस मुकाम तक लेकर गए जहां हम जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार बना सकें। भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। भाभा के परिवार के शिक्षा के क्षेत्र में सिखाने और सेवाओं की लंबी परंपरा थी। भाभा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से हुई। महज 15 साल की उम्र में ही सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। खेल कूद में भले ही भाभा की खास दिलचस्पी न रही हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई में वो होनहार थे। 18 साल की उम्र में डॉक्टर भाभा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गए। 1927 में भाभा ने कैम्ब्रिज के गॉनविले एंड कायर्स कॉलेज में दाखिला लिया। 1930 में भाभा ने मैकेनिकल साइंस में ट्राइपॉस परीक्षा दी। Homi at that time said, I want to strike a bargain with you. You will get your first class from me on the condition that you will finance me for 2 more years to do the mathematics tripos. मैकेनिकल ट्राइपॉस में फर्स्ट क्लास प्राप्त करने के 2 साल बाद गणित ट्राइपॉस की परीक्षा उत्तीर्ण की। भाभा को कैम्ब्रिज में भौतिक शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल एड्रियन मॉरिस डायरेक्ट से गणित पढ़ने का सौभाग्य हासिल हुआ, जो क्वांटम थ्योरी के विशेषज्ञ थे। बाद में भाभा ने कैवेंडिश प्रयोगशाला में भी काम किया। 1931-32 में होमी भाभा को इंजीनियरिंग की सेलोमोन छात्रवृत्ति मिली। उन्हें 1932-34 में गणित में राउसबॉर्ड ट्रैवलिंग छात्रवृत्ति मिली। फिर उन्होंने यूरोप जाकर वुल्फगैंग पॉली के साथ ज़ुरिच में काम किया। जनवरी 1933 में होमी भाभा ने न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, जब उन्होंने अपना पहला शोध पत्र द अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन प्रकाशित किया। इस शोध पत्र की बदौलत भाभा को 1934 में आइजैक न्यूटन छात्रवृत्ति मिली। 1934 में भाभा एनरिको फर्मी की इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में काम करने के लिए रोम गए। इसके बाद भाभा ने ज्यादातर कैम्ब्रिज में ही शोध किया। कुछ वक्त कोपेनहेगन में नील्स हेनरिक डेविड बोर के साथ भी काम किया। कैम्ब्रिज में भाभा की रिसर्च कॉस्मिक रेज पर केंद्रित थी। भाभा का सबसे अहम शोध पत्र पॉजिट्रॉन भौतिकी से संबंधित था। इसी रिसर्च पेपर में उन्होंने भाभा स्कैटरिंग के बारे में बताया था। भाभा स्कैटरिंग पॉजिट्रॉन फिजिक्स में भाभा की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। भाभा स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स के बीच बिखराव की जानकारी देता है। ऐसा माना जाता है कि पदार्थ के कण और प्रतिकण यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन करीब आने पर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर भाभा पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें महसूस हुआ कि कुछ और भी हो सकता है, यानी कि बिखराव। इसे उनके सम्मान में भाभा स्कैटरिंग कहा गया है। बिलियर्ड की 2 सफेद गेंदों के टकराने पर हम ये बता सकते हैं कि दोनों गेंदें कहाँ गईं, भले ही वो हूबहू एक जैसी दिखती हों।
ऐसा इसलिए है क्योंकि हम टकराने के बाद दोनों गेंदों के रास्तों को अलग अलग पहचान सकते हैं। स्कैटरिंग में भी कण और प्रतिकण टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। भाभा स्कैटरिंग के फॉर्मूला पर वैज्ञानिक इतना भरोसा करते हैं कि इसे अक्सर दूसरे कणों के स्कैटरिंग प्रयोगों में सटीकता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्न समेत दुनिया की कई बड़ी प्रयोगशालाओं के कोलाइडर्स में भाभा स्कैटरिंग का सिद्धांत काम आता है। 1937 में छपे एक और शोध पत्र में भाभा ने कॉस्मिक रे शावर फॉर्मेशन पर भी प्रकाश डाला। भाभा और हाइटलर पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जटिल गणना के जरिए ये पता लगाया कि कॉस्मिक शावर कैसे दिखेगी और इसके गुणधर्म क्या होंगे। चार्ज पार्टिकल्स तेज गति से धरती की ओर बढ़ते हुए गामा रे पैदा करते हैं। ये हाई एनर्जी गामा रेडिएशन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में बढ़ जाती हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराकर और ज्यादा गामा रेडिएशन पैदा करते हैं। कार्ल डेविड एंडरसन ने जब कॉस्मिक रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के कण की खोज की थी, उन्होंने इसे मीसोटोन नाम दिया। भाभा पहले ही अंदाजा लगा चुके थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के वजन का कोई कण जरूर होना चाहिए। इसे उस वक्त म्यू मेसॉन कहा गया। लेकिन आज इस पार्टिकल को हम म्यूऑन कहते हैं। म्यूऑन के अध्ययन से हमारे सौर मंडल के नित नए राज खुल रहे हैं। भाभा 1939 में भारत में छुट्टियां मना रहे थे जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। जंग के चलते बढ़ी छुट्टियों ने उन्हें स्वतंत्रता के आरंभिक दिनों में भारत की एक अजीब सी अशांति को गहराई से अनुभव किया। वो कुछ वक्त भारत में ही रुकना चाहते थे। उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी समेत कई नामचीन संस्थानों में प्रोफेसरशिप का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 1940 में होमी भाभा बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रीडर नियुक्त हुए। उस वक्त चंद्रशेखर वेंकटरमन यहाँ की फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे। 1941 में भाभा को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। उनकी सदस्यता का प्रस्ताव रखने वाले खुद डॉक्टर रमन थे। भाभा को उनकी थीसिस द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड देयर इंटरैक्शन के लिए 1942 में एडम्स पुरस्कार से नवाजा गया। इसी साल उन्हें प्रमोशन मिला और अब वो कॉस्मिक रे रिसर्च विभाग में प्रोफेसर बन गए। बेंगलोर में भाभा ने कॉस्मिक रे के हार्ड कंपोनेंट पर प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन इसके लिए जरूरी बुनियादी उपकरण भी मौजूद नहीं थे। उन्होंने स्वयं उपकरण बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अनूठे गाइगर काउंटर टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। ये 4 गाइगर काउंटर टेलीस्कोप से मिलकर बना था, जिनके बीच में लेड की एक परत थी। उन्होंने कॉस्मिक रे पर शोध के लिए गाइगर काउंटर टेलीस्कोप बनाया और इसे B-29 विमान में अलग अलग ऊंचाई पर लेकर गए। होमी भाभा ने कॉस्मिक रे की तीव्रता को विभिन्न ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पर नापा। ऊंची ऊंचाई पर जाने के लिए रबड़ के गुब्बारे नहीं थे। इसके लिए बैलून फ्लाइट्स ग्रुप बनाया गया और इसके बाद कॉस्मिक रे पर विभिन्न लैटिट्यूड पर प्रयोग किए गए। हाई एनर्जी कॉस्मिक रे अंतरिक्ष से आने वाली सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले कण हैं। धरती में प्रवेश करने के बाद ये कण वातावरण में अलग अलग गैसों के अणुओं से टकराकर एयर शावर का रूप ले लेते हैं। कॉस्मिक रे के स्रोतों को जानने के लिए अध्ययन किए जाते हैं। हमने 400 प्लास्टिक सेंटिलेशन डिटेक्टर लगाए हैं। इसके अलावा 3712 प्रोपोजिशनल काउंटर भी स्थापित किए हैं। इन्हें कोलार गोल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंट से शिफ्ट किया गया है। यहाँ हम म्यूऑन डिटेक्टर की तरह इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील म्यूऑन ट्रैकिंग टेलीस्कोप है। भाभा ने 12 इंच का सर्कुलर क्लाउड चेंबर भी तैयार किया। इनके जरिए मेसॉन कणों में स्कैटरिंग का अध्ययन किया गया। हाई एनर्जी पार्टिकल्स के प्रचार और पारस्परिक क्रिया को समझने में क्लाउड चेंबर बेहद अहम उपकरण है। 1940 में पूरे भारत में एक भी संस्थान ऐसा नहीं था जहां न्यूक्लियर फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, कॉस्मिक रे और फिजिक्स की अन्य शाखाओं में मौलिक शोध के लिए जरूरी सहूलियतें हों।
19 अगस्त 1943 को उन्होंने JRD टाटा के नाम अनौपचारिक चिट्ठी लिखी। सही परिस्थितियों और समझदारी भरी आर्थिक मदद के बगैर हमारे देश में विज्ञान का विकास युवा प्रतिभाओं की उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश में रहकर ही ऐसे शिक्षण संस्थानों का विकास करें जो विदेशी संस्थानों के समकक्ष हो। JRD टाटा ने उत्साहजनक जवाब दिया, अगर आप या विज्ञान जगत में आपके साथी एक ठोस प्रस्ताव पेश करते हैं तो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट जरूर गौर करेगा। इसने उन्हें प्रेरित किया और मार्च 1944 में उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को फंडामेंटल फिजिक्स पर शोध के लिए संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखा, जो ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा मंजूर किया गया। भाभा को निदेशक और कौशंबी को शुरुआती रिसर्च फैकल्टी नियुक्त कर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने 1 जून 1945 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के परिसर में कार्य शुरू किया। 1947 में भाभा 2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समितियों के सदस्य बने। पहली CSIR रिव्यू कमेटी और दूसरी साइंटिफिक मैन पावर कमेटी, जिनके अध्यक्ष भटनागर थे। ये वो वक्त था जब भारत आजादी की अंगड़ाई ले रहा था। ये बड़े ख्वाब देखने और कुछ बड़ा करने का वक्त था। 26 अगस्त 1947 को बोर्ड ऑफ रिसर्च ऑन एटॉमिक एनर्जी का गठन किया गया। होमी भाभा इस बोर्ड के चेयरमैन थे। भाभा के सक्षम नेतृत्व और दृढ़ता से प्रेरित होकर TIFR नई ऊंचाइयां छूने लगा और भौतिकी और गणित में मौलिक अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में गिना जाने लगा और भारत में एक नई सुबह का प्रतीक बना। शुरुआत में उनकी दिलचस्पी बुनियादी ढांचा खड़ा करने में नहीं थी, वो तो बस इस काम के लिए सबसे बेहतर लोगों की तलाश कर रहे थे। ये एक संपन्न विरासत की शुरुआत थी। भाभा ने प्रोफेसर चंद्रशेखरन को TIFR में आकर गणित विभाग को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। कुछ ही सालों में ये विभाग पूरी दुनिया में नाम कमा चुका था। वो खुद भी गणित की कुछ शाखाओं में दिलचस्पी रखते थे, बल्कि वो एक किताब भी लिख रहे थे जो पूरी नहीं हो सकी। नाम था स्पिनोर्स। ये दरअसल गणित की ही किताब थी। भाभा चाहते थे TIFR विज्ञान की विविध शाखाओं में शोध को मदद पहुंचाएं। यही वजह थी कि संस्थान ने रेडियो एस्ट्रोनॉमी पर भी काम किया। ऊटी में खास रेडियो टेलीस्कोप तैयार किया गया। पैराबोलिक सिलिंड्रिकल रिफ्लेक्टिंग सतह वाला ये टेलीस्कोप 530 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा था। इसे कैसे पहाड़ पर लगाया गया, जिसकी ढलान उत्तर दक्षिण दिशा में 11 डिग्री पर थी, जो इस टेलीस्कोप स्टेशन के बराबर था। टेलीस्कोप आकाशीय वस्तुओं को पूर्व में उनके उदय से लेकर उनके अस्त तक के 10 घंटे की अवधि तक लगातार ट्रैक कर सकता है। इसके लिए सिर्फ टेलीस्कोप के एंटीना को उसके लॉन्ग एक्सिस की दिशा में घुमाना पड़ता है। मैं कई तरह के उपकरणों की योजना बना रहा था। उस वक्त 50 मीटर, 100 मीटर और 30 मीटर आकार के रेडियो टेलीस्कोप दुनिया में कहीं भी नहीं बनाए गए थे। मैं भाभा की राय जानना चाहता था। उन्होंने मुझे 1.5 घंटे तक सवाल पूछे। उन्होंने कहा, अगर टेलीस्कोप को झुका देते हैं तो एक्सिस नीचे कैसे जाएगा? क्या ये गिर नहीं जाएगा? लेकिन इसके बारे में मैं पहले ही सोच चुका था। मैंने कहा, क्या मैं प्रपोजल दूं? वो बोले, यंग मैन, अपना वक्त जाया मत करो, एक ग्रुप बनाओ, हम तुम्हारे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देंगे। डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में TIFR ने देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तैयार किया। फरवरी 1960 में बनकर तैयार हुए इस कंप्यूटर का नाम टिफरैक रखा गया। वैज्ञानिक शोध में टिफरैक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। देश और दुनिया के कई वैज्ञानिकों को टिफरैक पर प्रशिक्षण दिया गया। हम कह सकते हैं कि भारत में कंप्यूटर तकनीक के विकास का पहला कामयाब कदम था। जब भी रिसर्च के लिए जरूरी उपकरणों की कमी सामने आई, भाभा ने उन्हें विकसित करने में पूरा समर्थन दिया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की वर्कशॉप किसी भी अन्य अच्छी वर्कशॉप के मुकाबले की थी, जिसमें उपकरण तैयार कर सकते थे। मैंने स्वयं इस वर्कशॉप में उपकरण तैयार करने का काम किया है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विज्ञान का एक और ऐसा क्षेत्र है जिसमें TIFR ने नए आयाम छुए हैं। उबैद सिद्दीकी की अगुवाई में संस्थान ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया था। उनकी विरासत है देश की तरक्की के लिए मूलभूत शोध की जरूरत को समझना। एक ऐसी रिसर्च जिसकी अहमियत पूरी दुनिया के लिए हो, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाए। उनका मानना था कि हमें भी दुनिया के साझे ज्ञान में अपना योगदान करना चाहिए।
26 अप्रैल 1948 को भाभा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम एक चिट्ठी लिखी। परमाणु ऊर्जा के विकास का जिम्मा सिर्फ चुनिंदा लोगों के हाथों में ही होना चाहिए। मसलन 3 सदस्यों की एक हाई पावर कमेटी बनाई जा सकती है जो सीधे प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह हो। हम संक्षेप में इस कमेटी को परमाणु ऊर्जा आयोग कह सकते हैं। भाभा का प्रस्ताव कुछ महीनों में ही मान लिया गया। भारतीय परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 के लागू होने के साथ ही अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग अस्तित्व में आया। डॉक्टर भाभा के दिमाग में शुरुआत से ही भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास का खाका तैयार था। उन्होंने इस काम के हर पहलू के बारे में सोच रखा था। वो जानते थे कि इस काम के लिए देश के भीतर ही वैज्ञानिक तैयार करने होंगे और ये काम परमाणु ऊर्जा और गणित में मूलभूत शोध को बढ़ावा देकर ही मुमकिन था। परमाणु ऊर्जा आयोग को शून्य से शुरुआत करनी थी। आयोग ने परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी खनिजों जैसे यूरेनियम और थोरियम की खोज के लिए देशव्यापी अभियान चलाए। सबसे पहला डिवीजन जो एटॉमिक एनर्जी में बना वो एटॉमिक मिनरल्स डिवीजन था। इसके बाद दूसरे डिवीजन्स जैसे IREL और UCIL का गठन मिनरल्स की खोज के लिए किया गया और भारत में डिटेक्टर्स भी साथ साथ विकसित हुए। हमारी ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वो इतनी बड़ी पहली इकाई थी और वो 1960 के दशक में बनाई गई थी। इन बड़े कदमों के साथ परमाणु ऊर्जा से जुड़े विषयों जैसे रसायन विज्ञान, भौतिकी, इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान, धातु विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में भी धीरे धीरे रिसर्च का दायरा बढ़ाया जाने लगा। TIFR इन सब गतिविधियों के केंद्र में था। भाभा जानते थे कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए जरूरी तकनीक का विकास सिर्फ TIFR में मुमकिन नहीं है। लिहाजा उन्होंने मुंबई के नजदीक ट्रॉम्बे में 1200 एकड़ की जमीन पर एक नई लेबोरेटरी बनाने का काम शुरू किया। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए सरकार ने ट्रॉम्बे में 1 मेगावाट क्षमता का स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर बनाने का फैसला किया। रिएक्टर के सभी पुर्जे भारत में तैयार किए गए थे। इसके लिए एल्युमिनियम के कई हिस्से बनाने का जिम्मा मैं खुद संभाल रहा था। रिएक्टर के हिस्सों के डिजाइन और बनावट अपने आप में इकलौती तरह के थे। कुछ हिस्सों को मझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया, लेकिन न्यूट्रॉन डिटेक्टर जैसे ज्यादा अहम हिस्से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में हमारे रिसर्च साइंटिस्ट द्वारा बनकर तैयार हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेहद अहम होते हैं, उनका डिजाइन और निर्माण AS राव के नेतृत्व में हुआ। भाभा का पूरा जोर इन हिस्सों को देश में ही तैयार करने पर था। रिएक्टर के हिस्सों को जोड़ने का काम 1955 में शुरू हुआ। इसके 1 साल बाद रिएक्टर बनकर तैयार था। 4 अगस्त 1956 को रिएक्टर क्रिटिकल स्टेज तक पहुंचा। ये एशिया में बना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन के वक्त इसे अप्सरा नाम दिया था। इस बीच भाभा प्रयोग के तौर पर एक बड़े आकार के परमाणु रिएक्टर की योजना पर काम कर रहे थे। 1955 में कनाडा की सरकार ने NRX टाइप 40 मेगावाट के रिएक्टर की पेशकश की। भारत सरकार ने इसे फौरन मान लिया। 1956 में इसके निर्माण का काम शुरू हुआ। ये रिएक्टर 4 साल में बनकर तैयार हुआ। कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस सारिस नाम का ये रिएक्टर आज भी काम कर रहा है। डॉक्टर भाभा मानते थे कि कोई भी नया रिएक्टर आने पर उसका ईंधन भारत में से आना चाहिए। इसलिए साइरस रिएक्टर जो कनाडा बनाने के लिए माना था, वो नेचुरल यूरेनियम से चलता है। रिएक्टर को पहली बार चार्ज करने में इस्तेमाल हुआ यूरेनियम भी पूरी तरह कनाडा से नहीं आया था। भाभा कनाडा सरकार को इस बात पर राजी करने में कामयाब रहे कि इसमें से आधा ईंधन भारत में ही बनेगा। अप्सरा और सारिस के चालू होने के बाद अब भाभा 100% देसी तकनीक पर आधारित जीरो एनर्जी रिसर्च रिएक्टर जर्लीना बनाना चाहते थे। नई प्रतिभा और आत्मविश्वास के दम पर भारत कारोबारी स्तर पर परमाणु ऊर्जा के उत्पादन की ओर बढ़ रहा था। इस सफर की शुरुआत तारापुर से हुई। भाभा देसी तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच संतुलन चाहते थे। उन्होंने तारापुर में टर्नकी बेसिस परियोजना के लिए समझौता किया। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने ये साबित करना था कि भारत परमाणु ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तैयार है। उन दिनों साइकिल भी भारत में नहीं बनती थी, यहाँ तक कि सिलाई मशीन भी भारत में नहीं बनती थी। ऐसे में एक पूरा का पूरा परमाणु रिएक्टर अपने दम पर तैयार करना
कोई छोटी बात नहीं थी। 1954 में होमी भाभा को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश के तीसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भाभा 50 और 60 के दशक में देश के सबसे अहम परमाणु मामलों के राजनयिक भी थे। उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नियमों और शुरुआती कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में भी अहम भूमिका अदा की। भाभा ने 22 साल तक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की अगुवाई की। हमारे यहाँ 3 चरण वाला परमाणु कार्यक्रम है जो डॉक्टर भाभा द्वारा शुरू किया गया था। पहले चरण में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का विकास शामिल था, जिसमें ईंधन के तौर पर नेचुरल यूरेनियम और मॉडरेटर एवं कूलेंट के लिए हेवी वाटर का इस्तेमाल होता है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर तकनीक के रिएक्टर बने। इन रिएक्टर्स को ब्रीडर कहा जाता है क्योंकि ये जितने ईंधन की खपत करते हैं उससे ज्यादा ईंधन बनाते हैं। तीसरे चरण में हमारा इरादा इन ब्रीडर रिएक्टरों को थोरियम ईंधन से चलाने का है। थोरियम फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में इस्तेमाल होने के बाद बेहद उपयोगी यूरेनियम 233 में तब्दील होता है। उनके वक्त में परमाणु कार्यक्रम की जो परिकल्पना की गई थी वो आज भी प्रासंगिक है। भारत थोरियम आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने के बेहद करीब है। 300 मेगावाट क्षमता वाला इस तरह का पहला थोरियम रिएक्टर 7-8 साल के भीतर काम करने लगेगा। मुझे लगता है इसके बाद दुनिया को भाभा की दूरदर्शिता का अंदाजा होगा, क्योंकि वो पहले ही परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम के इस्तेमाल की संभावना जता चुके थे। भाभा ने तिरुवनंतपुरम के नजदीक थुम्बा में देश के पहले रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र को बनाने में डॉक्टर विक्रम साराभाई को भरपूर सहयोग दिया। पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 के दिन छोड़ा गया। ये सोडियम वेपर पेलोड तकनीक के आधार पर तैयार किया गया था। भाभा ने जिंदगी में जो भी किया वो अपने अंदाज में ही किया। वो अगर आला दर्जे के वैज्ञानिक थे तो एक उम्दा कलाकार भी थे। Homi, I'll tell you, was a very brilliant scientist, but a very brilliant draftsman. The drawings of Michelangelo or Leonardo da Vinci are so good, and his drawings are even now top class. डॉक्टर भाभा कला की सभी विधाओं के लिए समर्पित थे। उनके लिए कला वो माध्यम थी जो जिंदगी को जीने लायक बनाती थी। भाभा ने TIFR की दीवारों को दुनिया के कई महान चित्रकारों की पेंटिंग से सजाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिक कला के इतिहासकारों के लिए एक बार TIFR की दीवारों का दीदार जरूरी है। एक वक्त था जब इस संस्थान हुसैन, आरा और गायतोंडे जैसे बड़े बड़े भारतीय पेंटर्स की तस्वीरों का इकलौता खरीदार था। भाभा उत्कृष्ट पेंटिंग्स को खरीदने से चूकते नहीं थे। भाभा संगीत प्रेमी भी थे। उनके माता पिता ने बचपन में ही गौर किया था कि वो संगीत सुनकर रोना बंद कर दिया करते थे। बागवानी से उनका लगाव भी जगजाहिर है। 24 जनवरी 1966 को भाभा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वियना जा रहे थे। एल्प्स पर्वतों की मशहूर माउंट ब्लैंक चोटी के पास उनका विमान क्रैश हो गया। ये डॉक्टर भाभा के जीवन का दुखद और असामयिक अंत था। उनकी मौत की खबर ने पूरे देश और साइंस जगत को सकते में डाल दिया। महान लोग विरासत में उपलब्धियों का अंबार छोड़ जाते हैं। भाभा ने भी जिंदगी के कई आयामों में बुलंदियां हासिल की। वो आज नहीं है, लेकिन उनका काम आज भी सांस ले रहा है। भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते से उसकी वैज्ञानिक नियति तक पहुंचाना ही उनकी जिंदगी का मकसद था। अगर आज परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग में पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है तो इसमें भाभा का अहम योगदान है।